साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय, संघं नमामि। मैं वेद प्रकाश गौतम दिल्ली से, और आज हम आए हुए हैं हिसार। और हिसार में हमारी ये दूसरी समण संघ की संगति लग रही है। इसमें हमारे देश से सारे समण लोग इकट्ठा हो रहे हैं और हमारा मकसद है हम समण लोग जितने भी हैं सब जुड़ेंगे तो जीतेंगे, और तभी हम अपने मकसद में कामयाब होंगे। क्योंकि संघ जिनका होता है, राजनीति भी उनकी होती है और सत्ता भी उन्हीं की होती है, और सारे अधिकार अपने आप उनके पास चल कर के आ जाते हैं। तो इसलिए हमें संघ से जुड़ना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना चाहिए। संगठनों से हमें कोई अधिकार नहीं मिल पाए अभी तक, और हमारे संविधान में मिले हुए हक अधिकार भी लुटते चले गए। लेकिन अगर हम संघ से जुड़ेंगे तो हमें सब कुछ अपने आप मिल जाएगा। तो ठीक है साथियों, देखियो आगे। और ये हम जो हिसार में है, ये रविदास भवन है यहाँ पर, उसके अंदर हमारी ये समण संघ की संगति लगने जा रही है। और ये बहुत ही अच्छी जगह है। यहाँ पर बहुत बड़ा, काफ़ी बड़ा हॉल है और गाड़ी की पार्किंग करने की भी अच्छी सुविधा है यहाँ पर। तो सभी साथियों को संगम नवमी, जय भीम, नमो बुद्धाय। जैसा कि दोस्तों हम आज आए हैं हरियाणा हिसार में, और समर संघ की यहाँ पे मीटिंग है जिसमें हमारे सारे समर संघी मित्र आए हुए हैं, और हम आप लोगों को दिखाने जा रहे हैं कि यहाँ पे कैसे मीटिंग्स होती है। ठीक है, तो हम यहाँ दिखाएं। ये हो गया। अब लाइव ही चल रहा है आपका। सर संगम, ये हमारे आज़ाद सर, उनके बेटे विशेष आनंद सर, और यहाँ समण संघ की सेवा भाव की सभी लोगों में बांटे जाने वाले कैलेंडर्स और सामग्री, और ये समन प्रकाशन जो उन्होंने लगाया, डेल्टा पब्लिकेशन, ये यहाँ से सब शुरू होता है। यहाँ ये जो एंट्री गेट, एंट्री पर सबका यहाँ रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है और नाम लिखा जा रहा है, फ़ोन नंबर, और ये कार्रवाई यहाँ से शुरू होती है। संगम नवमी, संगम नवमी, संगम नवमी। तो यहाँ से हमारे ये कार्यकर्ता बड़े अच्छे से लगन से अपना काम में माहिर हैं और लगे हुए हैं। समन संघ की संगति को कामयाब करने में ये रिसेप्शन जो मेजें लगी हुई, इनके काउंटर, इनके कारण से काफ़ी अंदर एंट्री और एंट्री करने के बाद आगे भेज रहे हैं, सामग्री दे रहे हैं। तो बहुत अच्छा समण संघ चल रहा है, आज की संगति अच्छी चल रही है। यहाँ भिवानी से आए हैं, अभी भिवानी से हमारे साथी आ गए हैं और सभी देख रहे हैं। तो हर जगह से आए हुए साथी, हाँ, इंडिया के इधर से। और ये हमारे विजेंद्र जी, ये समण वैवाहिक विवाह सेवा है उसको संभाल रहे हैं, और यहाँ बायोडाटा सबके लिखे जा रहे हैं। तो यहाँ समण संगीति में सब कुछ सेवा से कार्य किया जा रहा है। और ये हमारे अनुशासन कमेटी के जो है कार्यकर्ता बहुत ही जुझारू हैं। और एक बार विजेंद्र सर की तरफ करिए। ये विजेंद्र सर हैं हमारे, और समण संघ ने समझा कि जब हमारे बच्चे बड़े हो जाते हैं तो शादी ब्याह में दिक्कत आती है, तो उसी काम को समण संघ विवाह सेवा ये शुरू किया गया। और ये इतनी बड़ी समस्या नहीं थी हमारे समण भाइयों की, तो इसको तुरंत इससे निजात पाने के लिए सिर्फ आपको अपने बच्चे का बायोडाटा और इस विजेंद्र सर के या समन संघ के उस पर डालना है, और इस प्रॉब्लम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन का समय लगेगा आपको प्रॉब्लम इस तरीके से। तो बहुत बहुत राजकुमार जी, आपका भी साथ हुआ जो आपने जानकारी दी। संगुनामी बहन जी, तनुजा बहन जी, संगुनामी हमारे दिल्ली से कार्यकर्ता और आ गए हैं। सारे समण संघी दिल्ली से भी पहुंच गए हैं।
तो संगम नमामि सभी को जय भीम। तो बहुत जोर शोर से संगति का आगाज हो रहा है। बहुत हमारे साथी अच्छे से कर्मठ साथी, लगनशील साथी, समन संघ को आगे बढ़ाने वाले और सभी को जुड़ने में कामयाब करते हुए ये पानी का प्रबंध इधर, और ये हमारे तनुजा बहन जी और सभी ये बहन जी दिल्ली से आए हैं और यूपीएससी के डिपार्टमेंट से हैं। तो बहुत सारे समन साथी अभी आए जा रहे हैं। आगाज हो रखा अच्छा और अच्छे से समन संगति चल रही है। तो पूरी कंट्री से हिसार हरियाणा में सभी पहुंच रहे हैं। ये हमारे आजाद सर जी हिसार हरियाणा में ये जो संगति चल रही है उसमें सभी जुड़ने के माध्यम से सभी पहुंच रहे हैं और अच्छी संगति चल रही है। पवन कुमार जी हैं ये संगम नमामि सर। ये हमारे दिल्ली से पवन कुमार सर बहुत जुझारू व्यक्ति हैं, संगति को कामयाब बनाते हुए। हमारे तेजपाल सब्रवाल सर, तो हम और साथियों से मिलाते हैं। तो ये हमारे कुछ साथी और हैं जो समन संगति में सेवा दे रहे हैं। ये जय भीम नमो बुद्धाय कर रहे हैं। इनका हम परिचय लेते हैं। सर आपका परिचय? वेरी गुड, वाह, कांग्रेचुलेशन, बहुत अच्छी बधाई, साधुवाद जो पहुंचे। ये सर अभी अपना परिचय? जी बहुत बहुत साधुवाद, आप भी आए यहाँ और संगति को बहुत अच्छी लगन भाव से सेवा कर रहे हैं इधर। और ये दूसरे साथी जय भीम नमो बुद्धाय संगम नमामि। तो सभी जगह से पूरे हरियाणा से और हरियाणा से बाहर भी हमारे सभी साथी अपने लगन से और सबको जोड़ने की मुहिम में यहाँ आए हुए हैं और अपनी सेवा दे रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद। ये हमारे बहन जी, आप इधर आए बहन जी, आज तो ये अभी संगति चल रही है। आ जाए, ये पीछे दरवाजे आ जाए थोड़ा आगे, ये पीछे दरवाजे है ना, इसके साथ में ही अटैच। इधर से भी जा सकते हैं, उधर से भी चले जाओ, बाहर से भी जा सकते हैं, चले जाओ। एक लाख इनाम, बमड़ की जात बताने वाले को 1 लाख इनाम। अब जरा सोचो, 1 लाख कमाने का मौका है, ले लो बमड़ की जात बता के। आप ढूंढते रह जाओगे, बमड़ का जात नहीं है, वर्ड है, पर जात क्यों नहीं है उसका? जात नहीं है पर जात क्यों नहीं है? क्योंकि उसका कोई काम नहीं है।
और काम क्यों नहीं है? क्योंकि आप यहां से उठ के अभी अभी अमेरिका के जहाज में चले जाओ बैठ के, और अमेरिका में जाके आप रहना शुरू करो, तो अमेरिका में आपका कोई काम नहीं है। वहां पर आप मांग के खाओगे। जेब में पैसे नहीं है भाई, अमेरिका में आ गए, अब तो यहां मांग के दे दो। तो जिसका कोई काम नहीं होता वो कैसे खाता है? मांग कर। और जिसका काम होता है वो कैसे खाता है? कमा कर। क्लियर होगी बात? इसमें कोई डाउट है किसी को? इसका मतलब बमण का कोई काम नहीं, इसलिए वो मांगता है क्योंकि बाहर से आया, और हमारे पास काम ही काम है, इसलिए हम कभी मांगते नहीं, इसलिए उसका जात नहीं होता। तो अपने को ऊपर रखने के लिए, क्योंकि ऊपर रखना तो मनुष्य चाहता है ना कि सब ऊपर रहें, मनुष्य चाहता है कि ऊपर रहें, तो मांगते मांगते उसने सोचा जिंदगी भर मांगना ही थोड़ी है, अगर जिंदगी भर मांगता रहूंगा तो ऊपर कैसे बनूंगा। तो अपने उसने रंग का फायदा उठाया। अब रंग का किस्सा सुनो। यहां जो हम कहते हैं कि वर्ण भेद, यानी हमारा जो सोसाइटी है वो वर्णों में बटा हुआ है। वर्ण क्या है? वर्ण बोलते हैं पुरानी भाषा में रंग को। सप्तवर्ण, 7 रंगों से बनी जो ये इंद्रधनुष होता है, जिसको हम बोलते हैं सप्तरश्मि बोलते हैं इसको वैसे पाली में, 7 रंगों से बनी। तो वर्ण माने रंग हो गया। तो हमारे लोगों का जो रंग है वो कैसा है? पक्का रंग, सैवर्ण बोलते हैं उसको। गेहूं जैसा रंग, हिरण जैसा रंग, सूरज के उगते जैसा रंग, वो रंग हमारे लोगों का है। और जब बाहर के लोग आए तो हमने देखा यार इनकी तो चमड़ी पर रंग ही नहीं है, इनको क्या बोले, इनकी चमड़ी का तो रंग ही नहीं है। तो हमने उनको कहा बिना रंग का, बिना वर्ण का, और पाली में अगर ए लगा दें तो ए वर्ण, यानी रंग नहीं, ए वर्ण, तो वो ए वर्ण हुए, हमने नाम दिया, और हम क्या हो गए? सैवर्ण, यानी श्रवण लोग हम हैं, वो एवर्ण हैं। तो जब उन्होंने वर्णों में लोगों को बांटना शुरू किया तो शुरू में 2 वर्ण थे, एक सैवर्ण और एक एवर्ण, एक रंग वाले और एक बिना रंग वाले। और दोनों से जो मिलकर संतान उत्पन्न हुई उसको कहा संकर वर्ण, हाइब्रिड। संकर नस्ल आती है ना जानवरों की, जब कभी आप जर्सी गाय लेके आते हो तो संकर नस्ल आती है, तो वो 2 देशों के जो जानवर मिलकर आपस में जानवर बनाते हैं उसको संकर वर्ण बोलते हैं। तो तीसरा संकर नस्ल हो गया, ये नस्ल बनी। तो जाति वर्ण से कोई लेन देन नहीं, और हम वर्ण में सवर्ण लोग हैं, सवर्ण। पर उन्होंने वर्णों की परिभाषा जो बनाई वो रंग के आधार पर नहीं बनाई। उन्होंने कहा जो बाहर से आए वही वर्ण वाले लोग वो सबसे बड़े, उसमें जिन लोगों ने डंडा उठा लिया वो छोटे, और उसमें जिन लोगों ने व्यापार करके कब्जा कर लिया वो उनसे छोटे, और जिन समणों ने उनकी गुलामी स्वीकार कर ली वो शूद्र हो गए, और जिन्होंने उनकी गुलामी स्वीकार नहीं की वो सारे के सारे अंत्यज, वो वर्ण व्यवस्था में उनके हिसाब से नहीं आते। ये बात अभी तक चल रही है, जब तक ये कंसेप्ट नहीं आया कि भारत में सिर्फ 2 प्रकार के लोग हैं, या तो समण या वमन। वर्ग भेद, वर्ण भेद झूठा है। बाबा साहब अम्बेडकर ने साफ कहा है भारत में 2 तरह के लोग हैं और उनका आपस में झगड़ा है, एक श्रमण लोग और एक जो वमन लोग हैं वो हैं। 2 लोग हैं बस, 2 ही प्रकार के लोग हैं। और इससे भी बढ़कर भारत में एक ही प्रकार की संस्कृति है, यानी जो संस्कृति है, कल्चर है, वो 2 प्रकार की नहीं है, वो 1 प्रकार की है। तो कोई कहे कि ऐसा कैसे हो जाएगा, जब 2 प्रकार के लोग हैं तो 2 प्रकार की संस्कृति हुई ना। किसी देश में कभी भी 2 प्रकार की संस्कृति नहीं होती। इसको समझ लें कि छोटे से उदाहरण है, आप सब जहाज में बैठ के अमेरिका चले गए, तो क्या आप अमेरिका की संस्कृति के लोग हो गए? नहीं। क्या अमेरिका की संस्कृति वहां आपको मिल जाएगी? नहीं। आपको वो इंडियन कॉलोनी का लोग बोलेंगे, कह रहे इनका एक ग्रुप है, इंडियन लोग हैं, ये इंडियन है, इनके क्रियाकलाप अलग हैं,
इनकी संस्कृति अमेरिका की नहीं है। तो बाहर से आए हुए लोगों की संस्कृति उनके अपने देशों में होती है। भारत में तो जो भारतीय लोग हैं समण, उनकी संस्कृति रहेगी। इसलिए एक संस्कृति है जिसका नाम है समण संस्कृति, समण संस्कृति। और अगर आप देखो कि अरब के लोग हैं, अरब उनकी संस्कृति है अरबी, तो वहां के लोगों को क्या बोलते हैं? अरबी। अगर इंग्लिश संस्कृति के लोग हैं तो उनको क्या बोलते हैं? इंग्लिश लोग। अंग्रेज, अंग्रेज संस्कृति के लोगों को क्या बोलते हैं? अंग्रेज। कभी ऐसा होता है कि अंग्रेज संस्कृति के लोगों को आप भारतीय बोलो? इसलिए समण संस्कृति के लोगों को क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? समण। तो संस्कृति हमारी, सभ्यता हमारी, देश हमारा, हम यहाँ के सबसे ज्यादा पैदावार करने वाले लोग, हम यहाँ के सम्राट अशोक, हम यहाँ के बुद्ध, हम यहाँ के जीवक, हम यहाँ के सुदत्त, हम यहाँ के चंद्रगुप्त मौर्य, हम यहाँ के किसान, हम यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट, हम यहाँ के राजा, पर हम यहाँ के भिखारी नहीं है। भिखारी नहीं है हम यहाँ के, भिखारी बाहर वाले हैं। तो हमारी एक पहचान है, और उस पहचान का नाम क्या है? उस पहचान का नाम क्या है? उस पहचान का नाम क्या है? अच्छा, जो नए हमारे साथी आए हैं, अगर किसी की समझ में ना आया हो कि वो समण है तो एक बार हाथ उठा दें। कुछ समझाने की बात नहीं है, क्योंकि हम उनको अलग से बैठा के समझा देंगे तो सबको समझ में आ गया कि हम समण हैं। अब समण का फायदा क्या है? इस पहचान को बताने का सोसाइटी में फायदा क्या है? देखो, आपकी जाति से मुक्ति हो जाती है। क्या हो जाती है? जाति से मुक्ति। आपसे कोई पूछे, आपके बच्चे से पूछे, स्कूल में पूछे, दफ्तर में पूछे, आप कौन हो, तो कहना भाई हम समण हैं। आप उनसे पूछो आप कौन हो, तो कहेगा हम वमण हैं। वो कह दिया आपकी जाति बताओ, कह रहे भाई आज तो हम आचार्य हैं। क्या है? आचार्य। व्यापार करने वाले क्या? तो हम व्यापारी हैं। हमारी जाति क्या है? व्यापारी है। काम का नाम पूछा है, काम का नाम जात होता है। आप वो बताओ। वो आपको खींच के लाएगा कि आपके सर्टिफिकेट पे क्या लिखा हुआ है। अगर दफ्तर में काम करते हो, सर्टिफिकेट 3 जगह काम आता है, एमएलए एमपी बनने पे, एजुकेशन में कोई रिजर्वेशन लेने पे, या नौकरी लेने पे। इसके अलावा वो कागज का टुकड़ा बेकार है, उसका कोई फायदा नहीं। तो वो आपका राइट है। अगर आपके माँ बाप के काम का नाम उस पर लिखा हुआ है तो उसके लिए आपकी जिम्मेदारी नहीं है, पर उस अधिकार को लेने का आपका राइट है। वो हमें मिला है, वो संवैधानिक अधिकार, उसको छोड़ना नहीं है। तो उसको कहना भाई ये हमारे किसी पुराने काम बाप का रहा होगा या जबरदस्ती है, पर ये लाभ है हमारा, हम लेंगे इसे। वो चाहते हैं कि आप लाभ छोड़ दो। वो कहेंगे अगर समझो तो फिर अपना आरक्षण छोड़ दो। अरे आरक्षण तो हम 4 बार लेंगे, अगर हमें कुछ और भी लिखना पड़ा तो हम तो लिख देंगे। वो हमारा राइट है, हमारे बाप ने दिलाया है, हमारा देश है, हमारा अधिकार है, उतने छोड़ेंगे हम। पर हैं हम समण। तो वो पूछेगा समण में जात क्या है, तो आप उससे पूछो तेरी जात क्या है। वो कहेगा मेरी तो कोई जात नहीं है। तो यार बड़े कमाल की बात है, भारत में रहते हो और तुम्हारी जात नहीं है, तो क्या भारत के बाहर क्या हो? इतना सेंटेंस बोलते ही आपसे पूछेगा नहीं, क्योंकि जिसकी जात नहीं है वो भारतीय नहीं है। जिसकी जात नहीं है वो भारतीय नहीं है, ये सिद्ध है। जो जात नहीं रखता है वो यहां का नहीं, उसने काम ही नहीं किया यहां, वो कोई काम जानता ही नहीं, वो सिर्फ मांगने का काम जानता है। तो मैं समण की जो पहचान है ये आपको हमेशा हमेशा के लिए जाति से मुक्त करती है, अगर आप इसका इस्तेमाल करोगे तब। अगर आप खुल के बात करोगे कि मैं समण हूं तब, अगर आप समण ग्रंथ पढ़ोगे तब। आप संघ में काम करने के लिए आओ या मत आओ, संघ कभी नहीं कहता कि आप संघ में आके काम करो, आप अपना काम करो। संघ आपको ये नहीं कहता कि आपका कोई मजहब है, कोई धर्म है, कोई गुरु है, कोई संत है, कोई महंत है जिसके आप मानने वाले हो, उसको छोड़ो या उसको अपनाओ। संघ ये नहीं कहता, वो आपका अपना मामला है, प्राइवेट है, जो आपको अच्छा लगे आप करो। संघ आपको यह भी नहीं कहता कि आपको राजनीति करनी है या नहीं करनी है या कहां करनी है, वो आपका व्यापार है। राजनीति क्या है? व्यापार है। आप खूब राजनीति करो, खूब पैसा कमाओ। आजकल सेवा वेवा तो होती नहीं है, लोग पैसा देकर टिकट खरीदते हैं पैसा कमाने के लिए। तो वो आप कुछ भी करो, उसमें भी संघ कोई मना नहीं करता है।
कि आपको ये करना है या नहीं करना है। आप संघ के 10 नियम मानो या ना मानो, उसके लिए भी कोई बाध्यता नहीं है, क्योंकि आप संघ में आए नहीं, आओ तो 10 नियम मानने पड़ेंगे। पर संघ का जो काम है वो ये है कि आपकी पहचान क्या है। देखो, अगर पहचान ही ना मिले आदमी को, और आदमी कैसे पैदा हो ऐसे मर जाए, क्योंकि पहचान साथ पूरी जिंदगी डर डर के जिए, पूरी जिंदगी काश से डरता रहे, पूरी जिंदगी उसका चेहरा भुला रहे, कहीं जाए तो बात नहीं कर पाए खड़े होके, और क्या झूठा मामला है, सारा सब झूठा है। तो ये जानकारी समन संघ देता है कि हम समन हैं। तो हम क्या हैं? तो जोर से बोलो, मैं समन हूं, मैं समन हूं, मैं समन हूं। अच्छा, जिनकी समझ में नहीं आया वो हाथ मत उठाना, ठीक है? मैं समन हूं। देखो, इतने सारे लोगों ने हाथ उठा दिए, इनकी समझ में नहीं आया। नहीं, आदत है हाथ उठाने की। अब सारे हाथ उठाएंगे, और जो पड़ोसी हाथ ना उठाए उसका हाथ जबरदस्ती उठवा देना। मैं समन हूं, मैं समन हूं। हमारा संघ, हमारा संघ। अब ये हमारा संघ समन संघ क्यों है? कोई कहे भाई मैं तो समन संघ में नहीं आया, मैं तो आज पहली बार आया, और तुमने तो मुझसे कहलवा दिया कि हमारा संघ समन संघ है ना। चालाकी की ना यार, ये जो कुर्सी पे बैठा बंदा है बड़ा चालाक है। हम पहली बार आए, हम तो नहीं है समन संघ में, और हमसे हाथ उठवा कहलवा दिया हमारा संघ समन संघ। देखो, समन संघ का रजिस्ट्रेशन नहीं, क्या नहीं है समन संघ का, कभी नहीं होगा इसका रजिस्ट्रेशन। समन संघ का कोई मालिक भी नहीं है, समन संघ खुद अपना मालिक है। समन संघ के जो नियम है वो सांघिक है, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, यानी संघियों के द्वारा संघ के लिए संघ के नियम होते हैं। समन संघ ये कहता है, इसका पहला नियम देखो, केवल समन, इसकी लिमिटेशन है, इसमें कभी जिंदगी में भ्रमण नहीं आ सकता। तो समन संघ ये कहता है कि भाई अगर आप समन हो तो आपको समन संघ में फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, ये कहने के लिए कि आप समन हो। समन संघ किसी को मेंबरशिप नहीं देता। आप समन हो, ये जन्मजात राइट आपके पास है। आप पैदा हुए और कोई कहे जी ऐसे कैसे हो जाएगा, मैं समन हूं, इसका जन्मजात राइट, जो राइट है, अधिकार है मेरे पास कैसे है? तो हम कहते भैया ठीक है, अगर तुम जन्मजात समन नहीं हो तो बताओ क्या हो, क्या बताओगे? अब तुम ब्राह्मण तो हो नहीं। और दो ही तरह के लोग बताए बाबा साहब ने और बुद्ध ने और महापुरुषों ने, एक समन और एक ब्राह्मण। तो आप समन हो गए ना। और समन संघ का ये पुराना नियम है, बुद्ध से पहले का। अब कहिए बुद्ध से पहले कैसे है? क्योंकि बुद्ध, जब बुद्ध नहीं बने, सिद्धार्थ गौतम थे, तो 21 साल की उम्र में बाबा साहब अम्बेडकर लिखते हैं, उन्होंने साके समन संघ के नियमों को माना, उनकी सहमति दी, उनको पढ़ के सुनाए गए। उस समय लिखा पढ़ी नहीं थी, मतलब बोल के सुनाए गए, ये नियम है, आप इनको मंजूर करते हो सिद्धार्थ गौतम? सिद्धार्थ गौतम ने कहा जी मैं मंजूर करता हूं। अगर आपने ये नियम नहीं माने तो आप पे संघात लगेगा, आपको सजा होगी, आप मानते हो? कह रहे जी मैं मानता हूं। वो नियम सिद्धार्थ गौतम ने माने। साक्यों का युद्ध हुआ पानी के लिए कोलियों से, सिद्धार्थ गौतम ने हाथ खड़े कर दिए, मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। तो कह रहे तुमने तो संघ की जो संघाजी शेष था, संघ का आदेश था, वो नहीं माना, संघात हो गया, तुमको सजा मिलेगी। 3 सजा उनको मिली। साके गणराज्य संघ छोड़ना पड़ गया हमेशा के लिए, क्योंकि उन्होंने नियम नहीं माना। वो 7 अपरिहार्य नियम जो बच्चों के पास थे संघ के, उनमें से 4 नियम भिक्षु संघ में बुद्ध ने लिए, विनय पिटक में है वो नियम। उसमें एक बड़ा अच्छा नियम है, सारे संघी, सारे समण एक साथ बैठेंगे, एक साथ निर्णय लेंगे, उस निर्णय पर चलेंगे, उसको मानेंगे, उसको करेंगे, तो वो कभी हारेंगे नहीं। ऐसा नियम है, 7 अपरिहार्य नियम है। तो इसलिए जो समण है वो अपने आप ही समण संघ का मेंबर है, जन्मजात है। अब 2 बातें हो सकती हैं कि वो समण संघ के लिए सेवा दे या ना दे, उसकी बाध्यता नहीं है। आप समण हो, समण संघ के मेंबर हो, आप खुल के कहो कि समण संघ हमारा है,
आप मत काम करो, कोई आपको कहेगा नहीं कि आपने काम नहीं कर रहे हो या सेवा नहीं दे रहे हो। जब आपको अच्छा लगे जब दे देना सेवा, मत देना। तो सभी सेवादार नहीं होते, सबकी जिम्मेदारियां होती हैं, घर गृहस्थी होती है, परिवार होता है, बहुत सारी बातें होती हैं। पर आप सारे के सारे समन संगी हो, इस बात को आप अच्छी तरह से समझ लो। इसलिए जब ये मैंने कहा कि हमारा संघ, तो आप सबको हाथ उठा के कहना है समन संघ, हमारा संघ, हमारा संघ, हमारा संघ। इस बात के लिए आज हमने ये संगति की कि हमारे परिवार के नए और पुराने संगी सारे मिलेंगे, बैठेंगे, बातचीत करेंगे। भाई इतना ही कंसेप्ट हम बताते हैं। इससे ज्यादा कंसेप्ट जब हम आप लोग जूम पे जुड़ोगे, वहां सवाल करोगे, जवाब करोगे, वो सब बताते रहते हैं, वो सब चलता रहता है। आप सबने अच्छी तरह से सुना और जाना, फिर भी कोई संशय हो सकता है, फिर भी कोई डाउट हो सकता है। तो बहुत सारे लोग हमारे कहते हैं और जितने सारे संगठन हैं, क्या संगठन है, इसकी क्या गारंटी है? ये संघ है, संगठन नहीं है। पर संगठनों की गारंटी नहीं है, हम लिखित में गारंटी देते हैं, लिखित में गारंटी। अभी यवतमाल के हमारे एक साथी हैं, उन्होंने कहा कि मैं एक बंदे के पास गया, वो पॉलिटिकल पार्टी में था, उसने कहा जी आपकी क्या गारंटी है? तो हमने कहा लिखित गारंटी हमारी। तो बाबा साहब ने लिखित गारंटी दी, जिन्होंने धम्म अपनाया, उन्होंने कौन पथे करके किताब लिखी, बहुत सारी बातें की। बाबा साहब तो महान हैं, पर यह संघ है। तो कहते लिखित गारंटी कहां है? कहीं दिखाई दे रही है आपको लिखित गारंटी? किसी को दिखाई दे रही है लिखित गारंटी? कहां है? ये रही। कहां है हमारे संघ की गारंटी? देखो 10वां नियम क्या कहता है? ये कहता है कि ये जो 9 नियम है ऊपर के, ये ना कभी बदले जाएंगे, ना अमान्य होंगे और ना ही खत्म होंगे। और ये गारंटी किसकी तरफ से है? किसकी तरफ से है? और समन संघ कौन है? तो आप गारंटी दे रहे हो, आप गारंटी दे रहे हो। अगर इनमें से कोई नियम टूटेगा तो कितने सारे लोग गलेमाल पकड़ लेंगे जो इनको नियम को तोड़ेगा। कितने सारे लोग टांग तोड़ देंगे उसकी कि तू नियम हमारा तोड़ रहा है। तो गारंटी कितनी बड़ी सार्वजनिक गारंटी कहीं है दुनिया में? एक दस्तक नहीं, एक हस्ताक्षर नहीं, और पूरा संघ गारंटी दे रहा है। नहीं है गारंटी? कहीं आज तक मिली कभी गारंटी? तो आपसे पूछे कोई समन संघ की गारंटी क्या है, तो 10 गोल्डन नियम लिख के व्हाट्सएप पे भेज देना, ये समन संघ की गारंटी है। और ये गारंटी खत्म नहीं होने वाली, कभी जिंदगी में खत्म नहीं होगी। क्योंकि समन संघ में जब तक 2 समन लोग जिंदे रहेंगे पूरी दुनिया में, वो संघ रहेगा। एक व्यक्ति का तो संघ नहीं होता, वो ही कब होता है। पर 2 व्यक्ति 2 समन संघ एक साथ बैठने मिल गए तो वो समन संघ वहां गारंटी के साथ रहेगा। इसलिए आप इसको अध्ययन करें, इसको जानें। इसमें कोई संशय हो, कोई डाउट हो, उसको पूछिए। जब आप आज आपको बताया कि अनुकरण समन संघ को याद करना, याद करना मतलब याद करना। दूसरा इसका हिस्सा है समन संघ को जानना, तो आप जानोगे, बहुत सारे लोग जानते हैं। तो तीसरा हिस्सा है इसका समन संघ को मानना, और फिर चौथा हिस्सा है समन संघ से जुड़ना। बहुत सारे लोग इसका 5वां बाबा साहब अम्बेडकर ने वहां जो दीक्षा भूमि पे 10 लाख लोगों को दीक्षा दी, उन्होंने वहां धम्म सिखाया। उन्होंने धम्म के द्वारा व्यक्ति की इंडिविजुअल मुक्ति की। मेरी बात समझ रहे हो आप? जो व्यक्ति धम्म सीखेगा वो धम्म के रास्ते से अपनी मुक्ति प्राप्त करता है, और उस मुक्ति में वो निर्भय हो जाता है कि अब मुझे जन्म से मृत्यु से कोई भय नहीं है। अब अगर मृत्यु भी आ जाए या मुझे कोई मार भी दे तो मैं मुक्त हो गया, मुझे कोई डर नहीं। पर संघ उससे भी बड़ी मुक्ति देता है। संघ ये कहता है कि अब मेरे बच्चों को कोई भय नहीं, अब मैं संघ में आ गया, मेरा भय तो खत्म है। मेरे मरने के बाद भी मेरे बच्चे भय से मुक्त हो गए, ये उसकी मुक्ति होती है। इसलिए 5वां जो हमारा स्टेप है विलय का, जो संघी अपने आप को विलय कर लेता है संघ में,
वो हमेशा हमेशा के लिए अपने परिवार के संरक्षण से सुरक्षा से मुक्त हो जाता है। उसको संरक्षण सुरक्षा जन्म जन्मों तक मिलेगी जब तक संग रहेगा उसके परिवार का। सिर्फ उसको ये कहना है माए समान, इतनी बात है। किसी का कोई सवाल हो तो वो सवाल यहाँ बता सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, कैसा भी है। समण क्या होता है? कभी समण शब्द सुना भी नहीं था। नवोदय तो एक गर्व, एक गौरव, एक सम्मानित ऐसा अनुभव हमें होता है कि हाँ हम समण हैं, हमारी पहचान समण है। और हमारा जो ये संघ है, ये पुराना संघ है, हमें पता ही नहीं था। तो अब जो भी हमारे साथी या बहनें जो भी मिलती हैं, हम उनसे ये निवेदन करते हैं कि आप अपने संघ में आए, क्योंकि संघ में रहेंगे, इकट्ठा रहेंगे तो ही जीतेंगे। जो लोग संघ में रहते हैं, जो लोग संग रहते हैं, जो लोग इकट्ठा रहते हैं, उनकी जीत निश्चित होती है। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, जो लोग इकट्ठा रहे हैं वो उनके साधन संसाधन जमीन जायदाद सब पर उनका कब्जा है। और जो लोग बिखरे हुए रहते हैं वो गरीब रहते हैं, असहाय रहते हैं, बेचारे रहते हैं और पिटते छिटते रहते हैं, उनकी स्थिति बहुत खराब होती है। तो संघ में आकर बहुत अच्छा लगा। संघ में मेरा सभी बहनों से खास तौर पे ये निवेदन है कि सभी बहनें संघ में आए, और चाहे वो 10 मिनट के लिए आए, 15 मिनट के लिए आए, लेकिन संघ से जरूर जुड़े, क्योंकि जब तक महिलाएं संघ से नहीं जुड़ेंगी हमारा संघ आगे नहीं जुड़ेगा। तो संघ में हम सबकी भूमिका देखिए, कर्तव्य और अधिकार दो चीजें होती हैं। अगर हमें अधिकार चाहिए तो हमें कर्तव्य भी निभाने पड़ेंगे, और कर्तव्य हमारा उतना ही है कि अगर हम संघ को समझ चुके हैं, संघ को जान चुके हैं, तो हम और लोगों को संघ के बारे में बताएं और उन्हें अपने संघ में जोड़ें। मुझे संघ में आकर बहुत अच्छा लगा। मैं संघ जो संघ विचारधारा है उसको बढ़ाने का काम, प्रचार प्रसार का काम मैं करती रहती हूँ, और मैं सभी से निवेदन करूंगी सभी लोग संघ में जुड़े। संघ नमामि, संघ नमामि, संघ नमामि। बहुत बहुत साधुवाद। साधुवाद बहन जी आपका। अगले क्रम में मैं निवेदन करना चाहूंगा, हमारे बीच में अक्षमा सिंह उपस्थित है। जो समण पहचान है वो बदलती रही है। जो हमारे नए साथी आए हुए हैं, नए समण लोग आए हुए हैं, उनको पता नहीं कि वो समण है या वमन है। पर अगर किसी से पूछो कि भाई तू वमन है ब्राह्मण है, तो मना कर देता है। चंद्रमोहन सर, एक्स प्रेसिडेंट संघ को नमन, संगम नमामि, हाजरस, संगम और अभी नमामि, समण संघ की हिसार की 9 नवंबर 2025 की मीटिंग में शामिल होते हुए अपना वक्तव्य देते हुए। कैथल हरियाणा से हूँ और पेशे से मैं शिक्षक हूँ। संघ ने मुझे आदेश किया है कि मैं आज की राज्य स्तरीय संगीति हिसार में संघ और संगठन में क्या अंतर है उस पर अपनी बात करूं। देखिए, संगठन और संघ में सबसे बड़ा अंतर यही है कि आज के माहौल में संगठन को तो हर कोई समझ लेता है, लेकिन संघ को समझना सबके बस की बात नहीं है, बहुत कठिन है। संगठन को हमारे सभी लोग जहां 2-4 लोगों को इकट्ठा करके बैठ के देखते हैं
समझ जाते हैं कि ये संगठन है। और इसी कड़ी में हमारे देश में हमारे समणों के लगभग 29 लाख संगठन रजिस्टर्ड हो चुके हैं। तो बहुत भारी संख्या में, बहुत ज्यादा संख्या में हमारे संगठन हैं। ऐसा लगता है कि हमारे लोग, समण लोग संगठन खेल रहे हैं। और संघ बहुत गहरा विषय है समझने के लिए। हमारे समण संतों ने, समण महापुरुषों ने हमें संगठन के बारे में नहीं कहा, हमें संघ के बारे में भी कहा है। केवल संघ, तथागत बुद्ध की बात करें तो अंतिम नमन हमारा संघ को है, संगम शरणम गच्छामि। अगर हम संत रविदास जी की बात करें, उन्होंने भी यही कहा है कि हमें बेगमपुरा बसाना है और हमने मिल के रहना है, मधुमक्खी के छत्तों की तरह एक रहना है, इकट्ठा रहना है। संत कबीर जी की बात करें तो उन्होंने कहा है वे साधु संगत करें, संग में रहें। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा है ऑर्गेनाइज, लेकिन हमारे लोगों ने ऑर्गेनाइज होने का मतलब संगठन निर्माण करना बना लिया है। तो इसलिए हमारे सभी संतों महापुरुषों ने, समणों ने संघ पे ही जोर दिया है। और दुनिया में ही ताकत संघ की है। अगर आप पूरे दुनिया की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ है दुनिया के लोगों का संघ, जो दुनिया में शांति स्थापना के लिए लगा है, उसमें ताकत है। तो निश्चित रूप से संघ की जो विचारधारा है, संघ को समझना इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। लेकिन समणों के लिए आज संघ हमारा पुनः, जो हमारी प्राचीन पहचान थी समण संघ, वो पहचान निकल के आई है, दोबारा से इसको खोज लिया गया है। हमने अपने उम्र में शिक्षा विभाग में अध्यापकों का संगठन बनाया। हमने अलग अलग लोगों को इकट्ठा करके संगठन बनाए। लेकिन यहाँ पे संघ और संगठन में यहाँ अंतर दूसरा ये भी है कि जितने भी हमारे संगठन हुए हैं अभी तक, उन संगठनों के उद्देश्य आज तक पूरे नहीं हुए। वो अपने उद्देश्य को सफलता नहीं प्राप्त कर पाए। जितने भी ऑब्जेक्टिव है, जो भी वो निर्धारित करते हैं, वो उनके प्रयास में रहते हैं। कोई 5 साल 10 साल चल के वो खत्म हो जाते हैं, फिर संगठनों के आगे टुकड़े हो जाते हैं। तो ये व्यवस्था रही है। लेकिन संघ के जो उद्देश्य है वो स्पष्ट है और वो लाइफ लॉन्ग उद्देश्य है, वो जीवन जीने का तरीका सिखाते हैं। तो इसलिए संघ बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। संगठनों में वहां पे जो पद प्रतिष्ठा मंचमाला का अभ्यास होता है बार बार, लेकिन संघ में पद प्रतिष्ठा मंचमाला का अभ्यास नहीं होता। यहाँ पे सभी बराबर है। अभी मेरे से पहले बहन जी ने भी कहा कि यहाँ पे जितना महत्व पुरुषों को दिया जाता है, उतना ही महत्व महिलाओं को दिया जाता है। तो यहाँ पे कोई पद नहीं है, कोई प्रतिष्ठा नहीं है, कोई मंचमाला नहीं है। तो सभी लोग साथ साथ इकट्ठे जुड़ते हैं और एक उद्देश्य को लेके आगे चलते हैं। तो इसलिए संघ और संगठन में हम अगर अंतर आज के समय कर पाए, जो कि समण संघ का भी यही कहना है कि हम लोग आजादी के बाद लगभग 70-75 सालों से संगठनों में ही रहे हैं, लेकिन हमने संघ का निर्माण नहीं किया। तो आज हम संघ के निर्माण के लिए समण संघ के माध्यम से पूरे भारत में एक दिशा में चलने का प्रयास कर रहे हैं। तो समण संघ और जो संगठन है उसमें गहराई से अंतर, आप बार बार इसको अध्ययन करोगे, अनुभव करोगे, महसूस करोगे, तब आपको संघ की भावना, संघ की बात समझ में आएगी। तो इसलिए मैं समण संघ के माध्यम से आपको जुड़ने और जोड़ने की प्रेरणा देते हैं। संगठनों में जुड़ने और जोड़ने की प्रेरणा नहीं होती ज्यादा, लेकिन समण संघ जो संघ है वो हमेशा जोड़ने और जुड़ने की बात करता है। संघों के परिणाम भी आपने देखे हैं।
आप 2 अप्रैल 2018 का उदाहरण देखें, संघ इकट्ठा हुआ था आकस्मिक रूप से थोड़े समय के लिए, तो रिजल्ट आया। अगर आप किसानों का आंदोलन देखें तो आपको वहां पे संघ इकट्ठा हुआ था, सारे संगठन संघ के रूप में वहां पे इकट्ठे हुए तो रिजल्ट आया। तो दुनिया में भारत का जो संविधान है वो भी संघीय संविधान है, तभी उसमें शक्ति है। तो इसलिए संघ की जो कल्पना है बहुत विस्तृत है, बहुत गहरी है, उसको समझना सभी हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं, सभी शिक्षित जो लोग हैं, सभी समण लोग हैं, उनके लिए आज के समय में बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि हम संगठनों के परिणाम देख चुके हैं, अभी हम संघ के परिणाम देखें, जो कि संघ का परिणाम हमेशा सुखदायी होता है। संगठनों के परिणाम हमें ज्यादा सुखदायी नहीं हो पाते, वो दुखदायी भी होते हैं, टूटने और हमें बिखरने की ओर लेके जाते हैं, और संघ हमेशा जोड़ने की ओर लेके जाता है। तो मैं आज की इस समिति में यही संघ के बारे में और संगठन के बारे में यहीं पे अपनी बात समाप्त करता हूं। अगर मेरी बात से किसी को कोई दुख पहुंचा है तो मैं संघ से क्षमा चाहता हूं। संघ मुझे माफ करें, संघ मुझे माफ करें। संघम नमामि, संघम नमामि, संघम नमामि। साधुवाद चंद्रमोहन सर। चंद्रमोहन सर के बाद अपनी बात रख रही हैं चंद्रमोहन सर की जीवन संगीनी बहन जी। आपका स्वागत है बहन जी, रखें अपनी बात। सभी को संगम नमामि, संगम नमामि, संगम नमामि। मेरा नाम सोनिया है, मैं कैथल से बिलोंग करती हूँ। सभी को साधु साधु साधुवाद बहन जी। संग में जी समन संग में, हाँ हाँ समन संग में मिलता है सम्मान। समन संग में आओ हम सब जुड़े व जोड़े। यूं तो समन संग सारी संघों से पहले आया, यूं तो समन संग सारी संघों से पहले आया। 28 बुद्धों ने भी इस संघ को शीश झुकाया। 28 बुद्धों ने भी इस संघ को शीश झुकाया। ए जी समन संघ का, हाँ हाँ समन संघ का, संघ ही है प्रधान। समन संघ में आओ हम सब जुड़े व जोड़े। ना कोई छोटा बड़ा संघ में, ना नेता अभिनेता। ना कोई छोटा बड़ा संघ में, ना नेता अभिनेता। संघ का प्रमुख स्वयं संघ, ना मदद किसी से लेता। संघ का प्रमुख स्वयं संघ, ना मदद किसी से लेता। हे जी समन संघ की, हाँ हाँ समन संघ की, यही है पहचान। समन संघ में आओ हम सब जुड़े व जोड़े। जुड़ने का कोई शुल्क नहीं, ना कोई लेता चंदा। जुड़ने का कोई शुल्क नहीं, ना कोई लेता चंदा। इसीलिए तो समन संघ का अनुशासन ना हुआ आज तक गंदा। समन संघ का अनुशासन ना हुआ आज तक गंदा। इसीलिए संघ का, हाँ हाँ समन संघ का जिंदा है स्वाभिमान। समन संघ में आओ हम सब जुड़े व जोड़े। हम समणियों को समन संघ है जिस दिन से भाया। हम समणियों को जिस दिन से ये समन संघ है भाया। जुड़ने और जोड़ने का तब से संकल्प उठाया। ये जी समन संघ से, हाँ हाँ समन संघ से समणों की
आओ हम सब जुड़े व जोड़े समन संग में, आओ हम सब जुड़े व जोड़े समन संग में। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, सर्वं नमामि संघं नमामि संघं। साधुवाद बहन कृष्णा अग्रवाल जी, तिलकराज सर भी आपके हैं क्या? आगे सर, तिलकराज सर, आपका ये विषय हमारे है तिलकराज सर जो अपना वक्तव्य देंगे। समर संघ में स्पोर्ट का क्या महत्व है, इस विषय पर अपनी बात रखेंगे तिलकराज सर। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, सर्वं नमामि। सभी समण हैं हम, और अगर समणों की पहचान की बात की जाए कि इस समय कैसे उनको जानेंगे, तो SC ST OBC और धर्म परिवर्तित लोग, तो ये हमारा पुराना संघ है जो बुद्ध से पहले का है। हम समण लोग हैं, हमारी पहचान समण है। हमें फिर से इकट्ठा रहना है, जुड़ना है, और इस जोड़ने के काम को आगे बढ़ाने के लिए हमने एक अपना ड्यूटी मानी है कि प्रत्येक व्यक्ति को ड्यूटी निभाएगा। तो जुड़ने की तो उसको स्पोक कहते हैं। स्पोक एक नाम दिया गया है कि वो जो है जुड़ने का जो समझ लोग हैं उनको बताएगा कि जुड़ने से क्या हमारे फायदे हैं, क्या हम कैसे पुराना जो हमारा समस्या स्थापित कर सकते हैं, अपने हाथ अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। तो वो स्पोक के वो कर्तव्य हैं। तो वो स्पोक जो है वो मतलब हमारा एक काम रखा गया है कि उसकी ड्यूटी से उसको समय के लिए जो है मीटिंग में हिस्सा लेने का अधिकार है। वो एक्टिव होता है, एक सक्रिय और एक निष्क्रिय, वो सक्रिय कार्यकर्ता कह सकते हैं उसको, और वो हाउस में अपना मत दे सकता है, अपने विचार कर सकता है, अपने जिला कर सकता है कि समर्थन को कैसे आगे बढ़ाना है। तो ये स्पोक का बहुत ही महत्व है समर्थन में। वो जो है जुड़ने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और जो भी ड्यूटीज हैं उनको अपनाता है, उनको ढंग से करता है। और इसी के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय, सर्वं नमामि। ये हमारे तिलकराज सर। तिलकराज सर का अगले कदम में आपके सामने हमारे एक बुजुर्ग हैं रोड़ाराम सर, जो कि हमारी पुरातन समाज संस्कृति का उदाहरण है। रोड़ाराम सर आपके सामने, उनकी एक इच्छा है कि वो एक गीत पेश करना चाहते हैं। रोड़ाराम सर, स्वागत है रोड़ाराम सर का। अपना गीत रखते हैं आप कभी से
करते हैं या हमारा समाज देख रहा है करके हमें शिक्षा शिक्षित होने की बात कही थी। शिक्षित तो हुए लेकिन हमें किसी बात को अनसुना करते रहिए और आज हम होते हैं ये बात है और ये होती है। तो मैं एक अम्बेडकर का भारत रत्न वीर बाबा कल्याणवंत माया भाई तेरे नाम की महिमा का गुणगान करे भारत रत्न वीर बाबा कल्याणवंत माया भाई तेरे नाम की महिमा का गुणगान करे धन्य धन्य ये तो जो ज्यादा दिखाने आवाज बता रही है। क्या बात अच्छा सुनो, हमारे अंदर कंफ्यूजन हो गया, पता नहीं कौन है। और हमें इसके प्रमाण देने के लोग नहीं है। आज भी हमारे जो देश में बहुमत लोग हैं जो रहते हैं वो खुद कहते हैं कि भाई हम तो मांगने वाले याचना करने वाले याचना है, इसलिए वो बड़े अधिकार से बड़े तरीके से कहते लाओ दो, दान दो, दक्षिणा दो, हमारा अधिकार है मांगने का, हमारा अधिकार है कहने का। कभी उल्टा देखा आपने? नहीं देखा होगा। तो ये समण जो शब्द है, जो समण पहचान है, वो बदलती नहीं है। जो हमारे नए साथी आए हुए थे, समण लोग आए हुए हैं, उनको पता नहीं कि वो समण है या बमण है। पर अगर किसी से पूछो कि भाई तू बमण है ब्राह्मण है, तो मना कर देता है। कोई कोई तो काटने को भी आता है, हमको गाली क्यों दे रहे, बड़े जोर से चिल्ला रहे, हम नहीं है बमण। तो उनसे पूछते थे तो क्या हो? अब उसको ये नहीं पता कि हमारी पुरानी पहचान समण है। तो जो उसने सीखा, जो उसने जाना, जो उसने पहचाना, उसी को बोलता है मैं तेली हूं, मैं सैनी हूं, मैं माली हूं, मैं कुम्हार हूं, मैं वाल्मीकि हूं, मैं खटीक हूं, मैं रैगड़ हूं, मैं धानुक हूं, मैं कोरी हूं, मैं दर्जी हूं, मैं कहार हूं, मैं महार हूं, मैं माला हूं, मैं मालिका हूं, मैं कुशवाहा हूं, मैं शाक्य हूं। बहुत सारे नाम को गिरा 6743 लिखे हुए संविधान में, अभी लिखे जल्दी में 70-75 साल पहले नहीं। तो वो ये बताता है, उसकी मजबूरी है क्योंकि उसे इससे आगे का, इससे पीछे का पता है, ना आगे का जानता है ना पीछे का जानता है। और यही उसको घर में, परिवार में, मोहल्ले में, रिश्ते में ना भी वो चाहे तो उसको बताते हैं कि तुम ये हो, और उसको कहते हैं कि ये तुम्हारी जात है, जाति है। बचपन से उसको ये सिखाया जाता है, ये जात और जाति तुम्हारी ये वाली है। पर कभी परख के क्वेश्चन नहीं करता
कि जात और जाति का मतलब क्या है। क्यों नहीं करता? क्योंकि साथ में ये भी सिखाया जाता है कि ये जो जात और जाति है और जो तुम्हारे साथ चिपकी हुई है, ये अपमानजनक चीज है, ये नीच है, ये घटिया है, और जिससे तुम बात कर रहे हो उसकी ऊंची है, उसकी इज्जतदार है, उसकी बढ़िया है, या जिसकी जाति नहीं है वो तुमसे बड़ा है। तो जात के नाम, जाति का नाम जैसे ही बताया जाता है वैसे ही उसका गुण बता देते हैं कि ये नीची है, छोटी है, अपमानजनक है, तो माहौल बनाया हुआ है। तो बेचारा जात की बात ही नहीं करता, डर के मारे पूछता ही नहीं, अपने घर में भी पूछता, अरे नीची है। कहीं ज्यादा आदमी में तो हिम्मत नहीं होती कि पूछे ये जात क्या है क्या नहीं है, और कहीं कोई पूछ ले उससे तो साफ हो जाता है, यार इसको जात बताऊंगा तो ये बता रखी है, तो ये कहेगा ये तो नीची है, छोटी है, ये तो बात हो जाएगी, तो आंख नीची हो जाएगी, तो घबराता है। तो पढ़े लिखे माँ बाप बच्चों को भी नहीं बताते, स्कूल में जाएगा तो क्या बताएगा, तो बहाने से घूमते रहते हैं, माना माना एक समान, हम सब बराबर हैं, दो ही जात होती है, खुदा ने देखा है, अरे जात में क्या रखा है, हम भारतीय हैं, हम तो भारतीय जात है हमारी, ऐसा बहाना होता है। पर सवाल नहीं करता कि जात है क्या, बड़ा डर लगता है, बड़ी समस्या है। और आपस में भी जब परिवार के लोग मिलते हैं तो एक दूसरे को जात में ही चढ़ाते हैं, मतलब ऐसे उल्लास भरी बात नहीं करते, तो दड़ी दड़ी बात इससे एक दूसरे को चढ़ाते हैं। पर सवाल ये होता है कि अगर कोई चीज आपको परेशान कर रही है और जब तक उसको जानोगे नहीं तो उसको गौर कैसे करोगे, उसको समझोगे नहीं तो उसके बारे में बात कैसे करोगे। तो बाबा साहब की किताब है कई लोगों ने पढ़ी होगी, कई लोगों ने सुनी होगी, मैंने कई बार उसमें जात के बारे में जो चैप्टर है पूरा एक कहानी है उसमें कि लाहौर के अंदर कुछ संग्राम किए थे, वो जाति गोरा मंडल के अध्यक्ष थे, अंग्रेजों का शासन था, और वो जाति गोरा मंडल में एक बड़ी सभा बुला के जाति पे भाषण करना चाहते थे, और उस समय डॉक्टर अंबेडकर से अच्छा कोई और जानकार था नहीं। कई पत्र वत्र लिखे, और वो आर्य समाजियों का एक दस्ता था, और आर्य समाज नहीं चाहते थे कि डॉक्टर अंबेडकर आए, तो पत्राचार होता रहा, पर संतराम भी अड़ गए कि वही आना चाहिए। तो उन्होंने शर्त रखी कि भाई आप ना डॉक्टर अंबेडकर जो भी बोले पहले लिख के दे, यार रखी की शर्त है, जिसको चेयरमैन बना रहे हो सभा का उसकी मर्जी वो कुछ भी बोले, उसको बाउंड थोड़ी कर सकते हो। पर वो डॉक्टर अंबेडकर को बाउंड करना चाहते थे कि आप लिख के भेज दो जो आपने कहना है। उन्होंने लिख के भेजा, लिख के भेजने के बाद वहां से जवाब आया लाहौर से कि इसमें ये वाले सेंटेंस हटा, कुछ सेंटेंस क्या होगा। उन्होंने कहा सेंटेंस की तो बात छोड़ो डॉक्टर अंबेडकर ना, मैं इसमें कॉमा बिंदी हटाऊंगा। उन्होंने मना कर दिया, संतराम बीए की चली नहीं, आर्य समाजियों ने बमड़ी रहे सारे, उन्होंने कार्यक्रम नहीं होने दिया। डॉक्टर अंबेडकर ने उस पूरे भाषण को एनालिसिस ऑफ कास्ट यानी जाति का बीजनाश के नाम से किताब में छापा। 98 का वो बेचा था उस समय, वो सारे बिक गए। 98 बहुत बड़ी रकम थी उस समय, फिर दोबारा छपा, फिर वो बिक गई। उससे घबरा के जो करमचंद गांधी है उसने रीजॉइंडर दिया, मतलब अपनी बात किसी अखबार में कही, इतने घबरा। उस पूरी एनालिसिस ऑफ कास्ट में बाबा साहब जो बता रहे हैं वो जाति के गुण के बारे में बता रहे हैं, जाति कैसे प्रभाव डालती है, हमारे लोगों को कैसे प्रताड़ित करती है, जाति क्या होती है। तो बताते हैं कि जाति तो मन से पैदा होती है, ऐसा वो बताते हैं, सच बोलते हैं, सच बताते हैं कि जाति मन में है, जाति किसी किताब में नहीं, जाति किसी ग्रंथ में नहीं, कोई बता नहीं सकता कि पहली जाति कब बनी, कहाँ बनी, कैसे बनी, कोई बता नहीं सकता कि किसकी जाति कितनी बड़ी है, कैसे बड़ी है, कितनी छोटी है, कैसे छोटी है, कितनी मोटी है, कितनी पतली है, कितनी भारी है, पहली जाति कौन से शहर में बनी, दूसरी जाति कब बनी, आठवीं जाति कब बनेगी,
अगर दो जातियों में शादी करेंगे लोग तो उनको बच्चा पैदा होगा, उसकी क्या जाति है, ये सब हवा में, ये लिखित में नहीं। तो वहां वो बताते हैं कि ये मन की उपज है, माइंड का लोकेशन है, और जाति के परिणाम के बारे में बताते हैं। पर जाति का कैसे आना हुआ भारत में, ये उसमें नहीं, ये उस किताब में नहीं मिलता। तो अभी एक किताब हो रही है जाति का असली अर्थ, वो समझ संघ ने निकाली है, अभी 20 रुपए की है, 100 रुपए की रुपए। तो उसमें दिया हुआ है कि जाति की उत्पत्ति कैसे हुई, जाति कैसे हुई। बुद्ध के समय से पहले जाति और जात शब्द है। जो बुद्ध को मानने वाले जानने वाले लोग हैं, नाभी जात को पढ़ना चाहिए। वो कहते हैं कि जाति दुखा, जाति दुखा, व्याधि दुखा, मरणं दुखा, ये 4 प्रकार के दुख बताते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि मनुष्य का उत्पन्न होना दुख है, मनुष्य का बीमार होना दुख है, मनुष्य का मरना होना दुख है, और मनुष्य का बूढ़ा होना दुख है। ये 4 दुख वो बताते हैं, जाति दुखा, व्याधि दुखा, मरण दुखा, और जरा ये जो बुढ़ापा आता है, ये दुख है। तो उसमें वो मनुष्य के बारे में बताते हैं कि पैदा होना क्या है, मतलब जाति दुखा, पैदा होना दुख है। अब कोई व्यक्ति कहे कि बुद्ध ये लिखते हैं कि जाति दुख का मतलब है चमार होना दुख है, वाल्मीकि होना दुख है, धानुक होना दुख है, सैनी होना दुख है, बारहवीं होना दुख है, और ये सारे जितने भी जाति दुख है। तो भाई बुद्ध के समय कोई नाम नहीं थे, बुद्ध के किसी साहित्य में कोई नाम नहीं है, और ना ही बुद्ध के साहित्य से लेकर बहुत बात तक भी ये जो 6743 नाम है, ये है नहीं। वो कह रहे हैं कि मनुष्य का पैदा होना दुख है, जो पैदा होता है वो दुख है। तो जाति मतलब पैदा होना, उत्पन्न होना, बर्थ, जन्म को बोलते हैं, जन्म को बोलते हैं जाति। और हम कहते हैं ये फसल किस जात की है, ये बीज किस जात के हैं, तो प्रकार में भी आता है कि कौन से प्रकार के फूल, फल या बीज हैं। तो कहते हैं इनकी फलों की जात क्या है, तो प्रकार में भी आता है। 2 तरह से आता है, उत्पन्न होना जाति, और जात का मतलब प्रकार। ये शब्द आते हैं। तो ये शब्द हमसे कैसे छुपते हैं? आज के समय अगर हमारे भी लोग की साइड बनते हैं, उनमें जाति के नाम कैसे आते हैं? सवाल ये होता है। कोई बुद्धिस्ट, कोई बुद्ध को मानने वाला हमसे तर्क करने के लिए आ सकता है। आपने सुनीत भंगी का नाम नहीं सुना? बुद्ध के समय आपने वो जो एक नाई का नाम लिया, उपाली नाई, नाई का नाम नहीं सुना? तो हमने सुना है, पढ़ा है। नाई शब्द पाली का नहीं है। आज के समय जो नाई है, नाई शब्द बाहर से आया हुआ है। उस समय उपाली नाई नाम है, वो नाम है, काम नहीं है। और जो सुनीत भंगी बोला गया है, उस समय सफाई का कोई काम कहीं इतिहास में है नहीं। पर एक अवस्था है जो विपस्सना करते समय बुद्ध सिखाते हैं कि जब विपस्सना की ऊंची स्टेज में आदमी पहुंचता है, तो उसका शरीर छोटे छोटे तरंगों में बिखर जाता है। उसको भंग अवस्था होती है, शरीर का भंग होना। जैसे लोकसभा भंग हुई, लोकसभा टूट गई, जो उसके 540 करीब एमपी है, वो भंग होकर बिखर के लगने चले, खत्म। वैसे ही शरीर में जितने अवयव हैं वो भंग हो गए, अब तरंगों में रह गए, तो दिखाई दे रहे हैं। उसको कहते हैं भंग अवस्था, भंग ज्ञान, भंग ज्ञान, वो आता है उसके अंदर। मैं भी विपस्सना जब करता था, अभी तो थोड़ा बंद है, तो मैंने भी वो अवस्था प्राप्त की। इसलिए मैं ठोक के कह सकता हूँ कि शरीर वास्तव में तरंगों में बदल जाता है, और तरंगों में बदला रहता है। अगर आप विपस्सना करो तो हर समय रहता है, वो भंग अवस्था है, भंग ज्ञान है। तो जो व्यक्ति भंग ज्ञानी हो जाता है, उसको क्या कहोगे? भंगी। और जो महिला भंग ज्ञानी हो जाए, उसको क्या कहोगे? भंगन। ये नाम है। इन 2 नामों के अलावा तीसरा दिखा दो साइड में, कहीं चमार दिखा दो, कहीं कुमार दिखा दो, कहीं कहार दिखा दो, कहीं
नाम बताएंगे तो क्या 6,743 में से अगर उस समय जातियां होती, इसलिए जाति बुद्ध के समय नहीं है, अशोक के समय भी नहीं, बाद में अशोक तो 3 साल बाद, अशोक के समय भी नहीं है, और बाद में भी नहीं है, साहित्य में नहीं मिलती, और उस समय कोई एट्रोसिटी भी नहीं मिलती। किसी समण की मूछ काटी हो, किसी समण को गाली दी हो, किसी समण के हाथ पैर तोड़े हो, किसी समण की महिला का बदतमीजी हुई हो, कहीं सभा से निकाल दिया हो, कहीं बरात में पिटाई हुई हो, कहीं ऑफिस में कुर्सी ना दी हो, कहीं स्टूल पे बैठा दिया हो, कहीं पानी ना दिया हो, कहीं फाइल फेंक के मारी हो, कहीं अफसर सुनता ना हो, कहीं सबॉर्डिनेट सुनता ना हो, कहीं सेना में सुनता ना हो, एक घटना नहीं। क्यों? राज किसका था? समणों का। और याचक कौन था? ब्राह्मण। तो शैतानी जब याचक है तो कहां से एट्रोसिटी होगी? पर देखो, मैं आपको ऑफ द रिकॉर्ड बता रहा हूं, इसको कहीं चित्र मत करना। ये घटना ऐसी नहीं है कि हमने अपने खुदाई क्यों सीखा हो, क्योंकि हम लिखेंगे क्यों? समझ रहे हो बात को? ये तो लिखने की बात है, और खुदाइयां तो की होंगी ना, या गड़े बड़े हुई होंगी। ये जो सत्तर दंड दिया है भगवान बुद्ध ने 11 प्रकार का, ये वैसे तो नहीं दिया। 11 प्रकार का 70 दंड दे रखा है, आप किताब में पढ़ लेना विनिपिटक में। 11 प्रकार का दंडा है हमारे लोगों के पास में, और भिक्खुओं को भी दे रखा है। ये तो भिक्खु अपना 70 दंड छोड़ के आते हैं तो मेरा एतराज रहता है कि विनिपिटक के नियम क्यों नहीं मानते? हाथी की मूठ का 70 दंड रखो ना अपने पास, अगर दिया भगवान ने, किसने दिया है? कुत्तों को मारने को दिया है, कुत्ता काट गया तो किसने कुत्तों को मारो? अच्छा नहीं दिया कि जंगल में भिक्खु जाते हैं तो 70 दंड होना चाहिए। तो 11 प्रकार का भिक्खुओं को दिया है, तो बाकियों को तो फ्री। AK-47 रखो, 12 बोलता वो रखो, कोई छोटा वाला रखो, कोई बड़ा वाला रखो, तो अच्छा नहीं चाहिए, लाइसेंस लेके रखो, रखना चाहिए। और आपका जो IPC कोड है वो कुत्ते का डंडा रखो, डंडा रखना अलाउ है। और 8-9 इंच का फल काटने का चाकू रखो, कहीं भी काटना पड़ जाए तो रखना चाहिए। सुरक्षा की तरह पुराने समय में एक भी एट्रोसिटी नहीं जिनके पास होता। आप देखो कि सिद्ध धर्म के अंदर जो बाद में बना है, उन्होंने तो अपनी सुरक्षा का इंतजाम किया। सुरक्षा का इंतजाम वैलिड है या नहीं है? तो हम अपने डंडों को 70 डंडों को भूल जाते हैं। किसने ये छीन लिया, किसने हटा दिया? सोचने का कारण है। तो वो जो जात शब्द है, वो जात शब्द है उत्पत्ति। तो कैसे चिपका हमसे? कोई व्यक्ति पुराने समय में इंडस्ट्रीज का मालिक है, उसकी इंडस्ट्री क्या है? मिट्टी के बर्तन बनाना। इंडस्ट्री है नहीं है? तो पुराने समय में जब बिजली नहीं है, मोटर नहीं है, जब कहीं क्या बोलते हैं फैक्ट्री का चक्का नहीं है, और बर्तन बनाने की फैक्ट्री इंडस्ट्री है, तो उसको क्या कहूँगी? फैक्ट्री नहीं है क्या? वो यो घुमाता है, बड़े शानदार बर्तन बनाता है, उसको पकाता है। पकाने की कला है नहीं है? ज्यादा पक गया तो बेकार हो जाएगा, अब कम पक गया तो कच्चा रह जाएगा। कला नहीं है, इंजीनियरिंग नहीं है क्या? तो वो जो बना रहा है उसको कहते हैं कुंभकार। कुंभ माने होता है मटका, गड्ढा, गड्ढे को कुंभ बोलते हैं, गड्ढे जैसा बनाता है मटका। तो कुंभकार से कुम्हार हो गया, तो क्या उत्पादन कर रहा है? मिट्टी के बर्तन, कुंभ। तो उत्पादन करने के नाम पे उसका नाम पड़ा, क्या कहते हैं उसको? कुम्हार। कोई आदमी जो सेना में है, सैनिक है, सैनिक बाल को बोलते हैं, तो सेना में है, सैनिक की तरह झपकता है, सैनिक बाल को बोलते हैं, सैनिक तरह तो उसको सैनिक बोलते हैं। तो जितने सैनिक हैं वो सब सेना में रहे तो उनको सैनिक बोलने लगे। जो जमीन को कसता है, जमीन को कस रहा है, तो कसने वाले क्या बोलते हैं? कस्सक। कस्सक से क्या बना? किसान, कृषि, बाद में शब्द बदले। तो उसका काम है। कोई आदमी जो मछली मार रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? मीना। मछली पालन को, मछली करने को मीन से बना है, मीना। क्योंकि गुजरात में जाके देखो, राजस्थान में जाके देखो तो रेत ही रेत है। रेत का मतलब पहले कभी समुद्र कहा हो तो मछली का उत्पादन करते थे। तो मीन लोग हैं, और समुद्र बहुत बड़ा एरिया है तो मीन बहुत बड़े लोग हैं, तो वो मीन का उत्पादन करते, तो मीना हो गए। एक काम के हिसाब से चल रहा है। जो आदमी अपने काम करता था, लोहा पीटने वाला लोहा, सोना पीटने वाला सोना, मिट्टी पीटने वाला
चमार चमड़ा काटने वाला, चमार, चमगार, ये चलते हैं। तो भारत के अंदर पुराने समय में ये काम रहे हैं, इन्हीं कामों को लोग करते थे, उन्हीं से उनकी पहचान बनी। बाद में काम बहुत सारे हैं, IPS, IAS, LDC, UDC, पोस्टमैन, एयरमैन और कंप्यूटर ऑपरेटर, गाड़ी का ड्राइवर, पायलट, लोको पायलट, टाइपिस्ट, ये सब नाम है, काम के नाम है। आज हम कहते हैं ड्राइवर है हमारा, अब ड्राइवर क्या हो गया, उसका जात हो गया, काम है तो जात हो गया। पर उसको आज के समय ड्राइवर को जात नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्या कारण है? क्योंकि अगर ये कह देंगे कि जो आज ड्राइवरी करता है उसका जात ड्राइवर हो गया, तो ये सिद्ध हो जाएगा कि जो काम करते थे पहले वही जात का नाम है, काम का नाम जात है, फिर फायदा नहीं मिलेगा। तो जो काम हमने किया ही नहीं, जिस काम के बारे में हमें पता ही नहीं, उसका नाम जबरदस्ती हमसे छुटा कर रखते हैं। अरे हम मास्टरी कर रहे हैं तो आचार्य होने चाहिए, हम ऑफिस में हैं तो हम सरकारी कर्मचारी होने चाहिए, ये हमारी पहचान होनी चाहिए। पर पहचान नहीं है, क्योंकि पहचान तो नहीं है। अगर आपकी पहचान बदल गई तो जो छोटी पहचान जबरदस्ती आपको दी जा रही है वो बदल जाएगी, और वो बदल जाएगी तो आप मुक्त हो जाओगे, आप मानसिक रूप से आजाद हो जाओगे। और आजाद व्यक्ति तो जन्म करते भाई, आप वो छूट जाओगे जंगल से। इसलिए आपके काम के नाम को जबरन आपके नाम से बोला जाता है। अब दूसरा पक्ष बताता हूं, बड़ा मैदान सुनना ना ध्यान से सब लोग, हाथ उठा, हाँ सुनते ना, काम की बात है। यहां समझ ये कहता है कि अगर ब्राह्मण की जात बता दो तो 1 लाख रुपए इनाम, यानी कितना इनाम बताओ, कोई ब्राह्मण की जात बता दो, 1 लाख इनाम। ब्राह्मण की जात बताने वाले को 1 लाख इनाम। अब जरा सोचो, 1 लाख कमाने का मौका है, ले लो ब्राह्मण की जात बता के, आप ढूंढते रह जाओगे। ब्राह्मण का जात नहीं है, वर्ण है, पर जात क्यों नहीं है उसका? जात नहीं है, पर जात क्यों नहीं है? क्योंकि उसका कोई काम नहीं है। और काम क्यों नहीं है? क्योंकि आप यहां से उठ के अभी अभी अमेरिका के जहाज में चले जाओ बैठ के, और अमेरिका में जाके आप रहना शुरू करो, तो अमेरिका में आपका कोई काम नहीं है, वहां पर आप मांग के खाओगे। जेब में पैसे नहीं है भाई, अमेरिका में आ गए, तो यहां मांग के दे दो। तो जिसका कोई काम नहीं होता वो कैसे खाता है? मांगता। और जिसका काम होता है वो कैसे खाता है? कमाता। क्लियर होगा? इसमें कोई डाउट है किसी को? इसका मतलब ब्राह्मण का कोई काम नहीं, इसलिए वो मानता है, कोई बाहर से आया, और हमारे पास काम ही काम है, इसलिए हम कभी मानते नहीं, इसलिए उसका जात नहीं होता। तो अपने को ऊपर रखने के लिए, क्योंकि ऊपर रखना तो मनुष्य चाहता है कि सब ऊपर रहे, मनुष्य चाहता है कि ऊपर रहे, तो मांगते मांगते उसने सोचा जिंदगी में मांगने थोड़ी है, अगर जिंदगी में मांगता रहूंगा तो ऊपर कैसे बनूंगा? तो अपने उसने रंग का फायदा उठाया। अब रंग का किस्सा सुनो। यहां जो हम कहते हैं कि वर्ण भेद, यानी हमारा जो सोसाइटी है वो वर्णों में बटा हुआ है। वर्ण क्या है? वर्ण बोलते हैं पुरानी भाषा में रंग को। सप्तवर्ण, 7 रंगों से बनी जो ये इंद्रधनुष होता है, जिसको हम बोलते हैं सप्तरश्मि बोलते हैं इसको, वैसे पानी में है, 7 रंगों से बनी। तो वर्ण माने रंग हो गया। तो हमारे लोगों का जो रंग है वो कैसा है? पक्का रंग, सैवर्ण बोलते हैं उसको, गेहूं जैसा रंग, हिरण जैसा रंग, सूरज के उगते जैसा रंग, वो रंग हमारे लोगों का है। और जब बाहर के लोग आए तो हमने देखा यार इनकी तो चमड़ी का रंग ही नहीं, इनको क्या बोले?
इनकी चमड़ी का तो रंग ही नहीं है। तो हमने उनको कहा बिना रंग का, बिना वर्ण का, और पानी में अगर ए लगा दें तो ए वर्ण यानी रंग नहीं, ए वर्ण, तो वो ए वर्ण हुए, हमने नाम दिया, और हम क्या हो गए सवर्ण, यानी सवर्ण लोग हम हैं वो ए वर्ण है। तो जब उन्होंने वर्णों में लोगों को बांटना शुरू किया तो शुरू में दो वर्ण थे, एक सवर्ण और एक ए वर्ण, एक रंग वाले और एक बिना रंग वाले, और दोनों से जब इनके संतान उत्पत्ति हुई उसको कहा संकर वर्ण, हाइब्रिड। संकर नस्ल आती है ना जानवरों की, जब कभी आप जर्सी गाय लेके आते हो तो संकर नस्ल आती है, तो वो दो देशों के जो जानवर मिलकर आपस में जानवर बनाते हैं उसको संकर वर्ण बोलते हैं। तो तीसरा संकर नस्ल हो गया, ये नस्ल बनी। तो जाति वर्ण से कोई लेने देना नहीं, और हम वर्ण में सवर्ण लोग हैं, सवर्ण, पर उन्होंने वर्णों की परिभाषा जो बनाई वो अंक के आधार पर नहीं बनाई। उन्होंने कहा जो बाहर से आए कहीं वर्ण वाले लोग वो सबसे बड़े, उसमें जिन लोगों ने डंडा उठा लिया वो छोटे, और उसमें जिन लोगों ने व्यापार करके कब्जा कर लिया वो उनसे छोटे, और जिन समणों ने उनकी गुलामी स्वीकार कर ली वो शूद्र हो गए, और जिन्होंने उनकी गुलामी स्वीकार नहीं की वो सारे के सारे अंत हैं, वो वर्ण व्यवस्था में उनके हिसाब से नहीं आते। ये बात अभी तक चल रही है, जब तक ये कंसेप्ट नहीं आया कि भारत में सिर्फ दो प्रकार के लोग हैं, या तो समण या वर्ण। वर्ण भेद, वर्ण भेद झूठा है। बाबा साहब अम्बेडकर ने साफ कहा है भारत में दो तरह के लोग हैं और उनका आपस में झगड़ा है, एक श्रवण लोग और एक जो ब्राह्मण लोग हैं, वो दो लोग हैं, बस दो ही प्रकार के लोग हैं। और इससे भी बढ़कर भारत में एक ही प्रकार की संस्कृति है, यानी जो संस्कृति है, कल्चर है, वो दो प्रकार की नहीं है, वो एक प्रकार की है। तो कोई कहे कि ऐसा कैसे हो जाएगा जब दो प्रकार के लोग हैं, तो दो प्रकार की संस्कृति हुई ना। किसी देश में कभी भी दो प्रकार की संस्कृति नहीं होती। इसको समझने के लिए छोटे से उदाहरण है, आप सब जहाज में बैठ के अमेरिका चले गए, तो क्या आप अमेरिका की संस्कृति के लोग हो गए? क्या अमेरिका की संस्कृति वहां आपको मिल जाएगी? आपको वो इंडियन कॉलोनी का लोग बोलेंगे, यानी इनका ग्रुप है, इंडियन लोग हैं, ये इंडियन है, इनके क्रियाकलाप अलग है, इनकी संस्कृति अमेरिका की नहीं है। तो बाहर से आए हुए लोगों की संस्कृति उनके अपने देशों में होती है। भारत में तो जो भारतीय लोग हैं समण, उनकी संस्कृति रहेगी। इसलिए एक संस्कृति है, इसका नाम है समण संस्कृति, समण संस्कृति। और अगर आप देखो कि अरब के लोग हैं, अरब उनकी संस्कृति है अरबी, तो वहां के लोगों को क्या बोलते हैं? अरबी। अगर इंग्लिश संस्कृति के लोग हैं तो उनको क्या बोलते हैं? इंग्लिश लोग। अंग्रेज, अंग्रेज संस्कृति के लोगों को क्या बोलते हैं? अंग्रेज। कभी ऐसा होता है कि अंग्रेज संस्कृति के लोगों को आप भारतीय बोलो? इसलिए समण संस्कृति के लोगों को क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? समण संस्कृति, समण। तो संस्कृति हमारी, सभ्यता हमारी, देश हमारा, हम यहाँ के सबसे ज्यादा पैदावार करने वाले लोग, हम यहाँ के सम्राट अशोक, हम यहाँ के बुद्ध, हम यहाँ के जीवक, हम यहाँ के सुदत्त, हम यहाँ के चंद्रगुप्त मौर्य, हम यहाँ के किसान, हम यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट, हम यहाँ के राजा, और हम यहाँ के भिखारी नहीं है। भिखारी नहीं है हम यहाँ के, भिखारी बाहर वाले हैं। तो हमारी एक पहचान है, और उस पहचान का नाम क्या है? उस पहचान का नाम क्या है? उस पहचान का नाम क्या है? अच्छा, जो नए हमारे साथी आए हैं, अगर किसी की समझ में ना आया हो कि वो समण है तो एक बार हाथ उठा। कोई सामान्य बात नहीं है कि हम उनको लेकर बैठा के समझा देंगे, तो सबको समझ में आ गया कि हम समण हैं। अब समण का फायदा क्या है? इस पहचान को बताने का सोसाइटी में फायदा क्या है? देखो, आपकी जाति से मुक्ति हो जाती है। क्या हो जाती है? जाति से मुक्ति। आपसे कोई पूछे, आपके बच्चे से पूछे, स्कूल में पूछे, दफ्तर में पूछे, आप कौन हो, तो कहना भाई हम समण हैं। आप उनसे पूछो आप
व्यापार करने वाले क्या, तो हम व्यापारी हैं, हमारी जाति क्या है, व्यापारी है। काम का नाम पूछा है, काम का नाम जात होता है, आप वो बताओ। वो आपको खींच के लाएगा कि आपके सर्टिफिकेट पे क्या लिखा हुआ, अगर दफ्तर में काम करते हो सर्टिफिकेट के लिए काम आता है, एमएलए एमपी बनने पे और एजुकेशन में कोई रिजर्वेशन लेने पे या नौकरी लेने पे, इसके अलावा वो कागज पूरा बेकार है, उसका कोई फायदा नहीं। तो वो आपका राइट है, अगर आपके माँ बाप के काम का नाम उस पर लिखा हुआ है तो उसके लिए आपकी जिम्मेदारी नहीं है, पर उस अधिकार को लेने का आपका राइट है, वो हमें मिला है, वो संवैधानिक अधिकार को छोड़ा नहीं है। तो उसको कहना भाई ये हमारे किसी पुराने काम वाम का रहा होगा, ये ये लाभ है हमारा, हम नहीं ले सकते। वो चाहते हैं कि आप लाभ छोड़ दो, वो कहेंगे तो समझो तो फिर अपना आरक्षण छोड़ दो। अरे आरक्षण तो हम 4 बार लेंगे, अगर हमें कुछ और भी लिखना पड़ा तो हम तो लिख देंगे, वो हमारा राइट है, हमारे बाप ने दिलाया है, हमारा देश है, हमारा अधिकार है, उसको छोड़ते हम, और हैं हम समण। तो वो पूछेगा समण में जात क्या है, तो आप उससे पूछते मेरी जात क्या है, वो कहेगा मेरी तो कोई जात नहीं है। तो यार बड़े कमाल की बात है, भारत में रहते हो और तुम्हारी जात नहीं है, क्या भारत के बाहर क्या हो? इतना सेंटेंस बोलते ही आपसे पूछेगा नहीं, क्योंकि जिसकी जात नहीं है भारतीय नहीं है, जिसकी जात नहीं है वो भारतीय नहीं है, ये सिद्ध है। जो जात नहीं रखता है वो यहाँ का नहीं, उसने काम नहीं किया, यहाँ वो कोई काम जानता नहीं, वो सिर्फ मांगने का काम जानता है। तो मैं समझ उनकी जो पहचान है ये आपको हमेशा हमेशा के लिए जाति से मुक्त कर दिया। अगर आप इसका इस्तेमाल करोगे तब, अगर आप उनके बात करोगे कि मैं समण हूं तब, अगर आप समण संघ पढ़ोगे तब, आप संघ में काम करने के लिए आओ या मत आओ, संघ कभी नहीं कहता कि आप संघ में आके काम करो, आप अपना काम करो। संघ आपको ये नहीं कहता कि आपका कोई मजहब है, कोई धर्म है, कोई गुरु है, कोई संत है, कोई महंत है जिसके आप मानने वाले हो, उसको छोड़ो या उसको अपनाओ। संघ ये नहीं कहता, वो आपका अपना मामला है, प्राइवेट है, जो आपको अच्छा लगे आप करो। संघ आपको ये भी नहीं कहता कि आपको राजनीति करनी है या नहीं करनी है या कहाँ करनी है, वो आपका व्यापार है। राजनीति क्या है? व्यापार है। आप खूब राजनीति करो, खूब पैसा कमाओ, आजकल सेवा विवाद होती नहीं है, लोग पैसा लेकर के बैठते हैं पैसा कमाने के लिए, तो वो आप कुछ भी करो, उसमें भी संघ कोई मना नहीं करता है कि आपको ये करना है या नहीं करना है। आप संघ के 10 नियम मानो या ना मानो उसके लिए भी कोई बाध्यता नहीं है, क्योंकि आप संघ में आए नहीं, आओ तो 10 नियम मानने पड़ेंगे। पर संघ का जो काम है वो ये है कि आपकी पहचान क्या है। देखो अगर पहचान ही ना मिले आदमी को, और आदमी ऐसे पैदा हो ऐसे बढ़ जाए, छोटी पैदा साथ पूरी जिंदगी डर लगे दिए, पूरी जिंदगी काट से डरता रहे, पूरी जिंदगी उसका चेहरा भुजा रहे, कहीं जाए तो बात नहीं कर पाए, खड़े हो गए, और क्या झूठा मामला है सारा, सब झूठा है। तो ये जानकारी समण संघ देता है कि हम समण हैं, तो हम क्या हैं? तो जोर से बोलो, मैं समण हूं, मैं समण हूं, मैं समण हूं। अच्छा, जिनकी समझ में नहीं आया वो हाथ नहीं उठाना, ठीक है? मैं समण हूं, तो हाथ उठा दे, समझ नहीं आया हाथ उठा देंगे। अब सारे हाथ उठाएंगे और जो पड़ोसी हाथ ना उठाए उसका हाथ कब्र से उठवा देना। मैं समण हूं, मैं समण हूं। अब ये हमारा संघ समण संघ क्यों? कोई कहे भाई मैं तो समण संघ में नहीं आया, मैं तो आज पहली बार आया और तुमने तो मुझसे कहलवा दिया कि हमारा संघ समण संघ है ना, चालाकी की ना यार, ये जो कुर्सी पे बैठा बंदा बड़ा चालाक है, हम पहली बार आए, हम तो नहीं समझ सकते, और हमसे हाथ उठवा कहवा दिया हमारा संघ समण संघ। देखो समण संघ का रजिस्ट्रेशन नहीं, क्या नहीं है समण संघ का, कभी नहीं होगा इसका रजिस्ट्रेशन। समण संघ का कोई मालिक नहीं है, समण संघ खुद अपना मालिक है। समण संघ के जो नियम है वो सांघिक है, बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल, यानी संघियों के द्वारा संघ के लिए संघ के नियम होते हैं। समण संघ ये कहता है, इसका पहला नियम देखो,
केवल समण, सब इसकी लिमिटेशन है, इसमें कभी जिंदगी में भ्रमण नहीं आ सकता। तो समण संघ ये कहता है कि भाई अगर आप समण हो तो आपको समन संघ में फार्म भरने की जरूरत नहीं है, ये कहने के लिए कि आप समन हो। समन संघ किसी को मेंबरशिप नहीं देता, आप समन हो, ये जन्मजात राइट आपके पास है। आप पैदा हुए और कोई कहेगी ऐसे कैसे हो जाएगा, मैं समन हूं, इसका जन्मजात राइट जो राइट का अधिकार है मेरे पास कैसे है? तो हम कहते हैं ठीक है, अगर तुम जन्मजात समन नहीं हो तो बताओ क्या हो, क्या बताओगे? अब तुम भ्रमण तो हो नहीं, और दो तरह के लोग बताए बाबा साहब ने, बुद्ध ने और महापुरुषों ने, एक समण और एक भ्रमण। तो आप समण हो गए ना, और समन संघ का ये पुराना नियम है बुद्ध से पहले का। अब तो बुद्ध से पहले कैसे है? क्योंकि बुद्ध जब बुद्ध नहीं बने, सिद्धार्थ गौतम थे, तो 21 साल की उम्र में बाबा साहब अम्बेडकर लिखते हैं, उन्होंने साके समण संघ के नियमों को माना, उनकी सहमति दी, उनको पढ़ के सुनाए गए, उस समय लिखा पढ़ी नहीं थी, मतलब बोल के सुनाए गए, ये नियम है, आप इसको मंजूर करते हो? सिद्धार्थ गौतम ने कहा कि मैं मंजूर करता हूं। अगर आपने ये नियम नहीं माने तो आपका संघात लगेगा, आपको सजा होगी, आप मानते हो? मानते वो नियम सिद्धार्थ गौतम ने माने। साक्यों का युद्ध हुआ पानी के लिए कोलियों से, सिद्धार्थ गौतम ने हाथ खड़े कर दिए, मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। तुमने तो संघ की जो संघाती शेष था, संघ आदेश था, वो नहीं माना, संघात हो गया तो सजा मिलेगी, 3 सजा उनको मिली। साके गणराज्य संघ छोटा पड़ गया हमेशा के लिए, क्योंकि उन्होंने नियम नहीं माना। वो 7 अपरिहार्य नियम जो बच्चों के पास थे संघ के, उनमें से 4 नियम संघ में बुद्ध ने लिए बिना पिटक बैठे। उसमें एक बड़ा अच्छा नियम है, सारे संघी सारे समण एक साथ बैठेंगे, एक साथ निर्णय लेंगे, उस निर्णय पर चलेंगे, उसको मानेंगे, उसको करेंगे तो वो कभी हारेंगे, ऐसा नियम है, 7 अपरिहार्य। तो इसलिए जो समण है वो अपने आप ही समण संघ का मेंबर है, जन्मजात है। अब 2 बातें हो सकती हैं कि वो समण संघ के लिए सेवा दे या ना दे, उसकी बात नहीं। आप समण हो, समण संघ के मेंबर हो, आप उनके कहो कि समण संघ हमारा है, आप मत काम करो, कोई आपको कहेगा नहीं कि आपने काम नहीं कर रहे हो, सेवा नहीं दे। जब आपको अच्छा लगेगा दे देना सेवा, मत देना, क्योंकि सभी सेवादार नहीं होते, सभी जिम्मेदारियां होती हैं, घर गृहस्थी होती है, परिवार होता है, बहुत सारी बातें होती हैं। पर आप सारे के सारे समण संघी हो, इस बात को आप अच्छी तरह से समझ लो।